हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा ग्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ निर्माण, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। पाठ पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो अवश्य करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले हम निर्माण पाठ के कवि के बारे में पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविताओं में निर्माण और संघर्ष की प्रशंसा किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के प्रति भी यथार्थपरक दृष्टि अपनाया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि मातृभूमि की दुर्दशा से मनुष्य दुखी होते हैं, किंतु उसके उत्थान से के सुख को वह कभी नहीं भूलता है। अपने सतत संघर्ष और स्नेह से वह पुनः नई सृष्टि का निर्माण करता ही रहता है। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है और एक मोटिवेशनल कविता है, जिससे हम मनुष्य लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ निर्माण, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। हमारी पहली पंक्ति है, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली घुसर बादलों ने भूमिका को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई काली। अब हम इसका शब्दार्थ जानेंगे। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, निर्माण मतलब बनाना, नेह मतलब प्रेम, आह्वान का मतलब होता है बुलावा या पुकार, आंधी का मतलब होता है तेज हवा, नभ मतलब आकाश, सहसा मतलब अचानक, और धूली घुसर मतलब धूल से सना ग्रे रंग, भूमि धरती, निशा रात होता है। अब हम जानेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में चिड़िया के उदाहरण के माध्यम से कवि मानव जाति को अपने मुसीबतों से बार बार लड़ने का संदेश देते हैं। अब हम इसका व्याख्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि मनुष्य को भविष्य के प्रति आश्वासन रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वह एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक चिड़िया जब घोंसला का निर्माण करती है तो इसे प्रकृति में उठे कई मुसीबतों जैसे आंधी तूफान का सामना करते रहना पड़ता है। इस घोंसले के माध्यम से इस घोंसले के निर्माण की प्रक्रिया में कई बार उसका घोंसला टूटता है, परंतु वह चिड़िया हार नहीं मानती और बार बार उस घोंसले के निर्माण में लग जाती है। उसी प्रकार जब मानव के जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है, तब मनुष्य चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाता है। तो उस स्थिति में हमें हार नहीं मानना चाहिए और बार बार अपने ऊपर आए मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया अपने मुसीबतों को बार बार सामना करती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी करना चाहिए। इसका ये मतलब होता है अपने अंदर साहस और वीरता रहनी चाहिए। Means to say that you should be fully determined. हमारा दूसरा पंक्ति है, रात के उत्पान भय से भीत जन जन भीत कण कण
किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर ने का आमान फिर। इस पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि लोगों को संदेश देते हैं कि मुसीबत के में उम्मीद के किरण को अपने हृदय के अंदर जलाए रखो, वही तुम्हें मुसीबतों से लड़ने का हिम्मत देगा। अब इसका व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रकृति में उठे आंधी तूफान में एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दिया है जिसके कारण दिन रात में परिवर्तित हो गया है, दिन रात में परिवर्तित हो गया है और रात इतनी काली, इतनी ज़्यादा है रात कि हम उस रात के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब रात काली है, मतलब काली है, डरावनी है कि इसके विनाशकारी प्रभाव से प्रत्येक जीव जंतु, प्रकृति का प्रत्येक वस्तु डरा हुआ है, प्रकृति का प्रत्येक वस्तु डरा हुआ है। उन्हें लगता है यह विनाशकारी काली रात कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इस रात का सब अब कोई सवेरा नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब मनुष्य पर किसी प्रकार का मुसीबत आता है तो वह उस मुसीबत को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और उसे लगने लगता है कि अब वह इस मुसीबत से कभी नहीं निकल सकता, इस मुसीबत का कोई हल नहीं है। लेकिन कवि का मानना है कि जिस प्रकार रात कितनी ही काली क्यों न हो, कितनी ही डरावनी क्यों न हो, पूर्व दिशा से आने वाली सूर्य की मोहिनी मुस्कान रूपी किरण से वह रात दूर हो जाती है, उसी प्रकार कवि का मानना है कि मनुष्य को भी निराश होकर हार नहीं मानना चाहिए। उम्मीद की किरण को मन में जलाए रखना चाहिए, जैसे उसके मुसीबत का हल ढूंढना चाहिए और जो भी मुसीबत हो उस मुसीबत से लड़ने का उनके अंदर जो है पूरी शक्ति होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं तीसरा स्टैंजा, तीसरा पद। नीड़ का निर्माण फिर ने का आह्वान फिर वह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान मधुर, जड़ समेत उखड़ पुखड़, गिर पड़े टूट विटप पर, हाय तिनके के निर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। अब इनके शब्दार्थ। झोंके का मतलब होता है हवा का झोंका, कायावान मतलब विराट काया, जैसे बहुत विशाल। फिर जड़ समेत उखड़ पुखड़ मतलब जड़ों से गिर जाना, इसका मतलब होता है जड़ से गिर जाना। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रसंग। भीम कायवान का मतलब होता है भारी शरीर वाला या बड़े आकार वाला। इसका पहले हम शब्दार्थ जानेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रसंग। विटप कर मतलब बरगद का पेड़, भूधर मतलब पर्वत, उखड़ पुखड़ मतलब पूरी तरह से नष्ट होकर, विनिर्मित मतलब बना हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि समझाना चाहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो गरीब हो या अमीर व्यक्ति दोनों कांप उठते हैं। और इस चीज़ को तो बच्चों आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है, जाना है और उसे फील भी किया है कि जब कोरोना आया था, जब कोरोना वायरस आया था तो क्या गरीब और क्या अमीर सभी जो है उसके चपेट में आ गए थे। उसी तरह से यदि आंधी या तूफ़ान या कुछ इस तरह का
घटना घटित होता है तो अमीर और गरीब व्यक्ति नहीं देखा जाता, सब कांप उठते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्रकृति से उठे आंधी तूफान के प्रभार को बताते हुए कहते हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी जड़ समेत उखड़ जाते हैं। इस स्थिति में कवि उस दिन के से निर्मित चिड़िया के घोंसले की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि सोचो उस पर क्या बीतती होगी। कहने का भाव यह है कि जब मुसीबत आती है तो बड़े से बड़ा समृद्ध आदमी भी कांप उठता है। तो चिड़िया की क्या बात है, चिड़िया भी जो है अपना साहस से अपने घर को, अपने घोंसले को पुनः निर्मित करती है। और ये भी सोचो बच्चों कि जब किसी साधारण व्यक्ति पर मुसीबत आती होगी तो उसका क्या होता होगा। इसका मतलब ये है कि मुसीबत के समय जो है हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमें जो है बहुत साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। अब हम चौथी पंक्ति पर आते हैं। डगमगाए जब की कंकड़, ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंग, किस जगह कर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठता, गर्व के निज तान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। अब हम जानेंगे इसका शब्द अर्थ। महल घर का मतलब है बड़ा या छोटा घर, आशा मतलब आस्था, विहंगम मतलब चिड़िया, गर्व मतलब अहंकार, निज का मतलब है आवाज़, निज तान, डगमगाए का मतलब है हिल जाना, विहंग अभी हमने आपको बताया पक्षी, आशा के मतलब आस्था या आशा रूपी, गर्व मतलब स्वाभिमान, गगन का मतलब है आकाश, निज मतलब अपना, तान मतलब आवाज़ और महल घर हमने अभी आपको बताया बड़ा या छोटा घर, चढ़ उठना मतलब ऊंचा उड़ना। अब बच्चों हम जानेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने अंदर आशा रूपी पक्षी की तलाश करते हैं। अब हम जानेंगे इसका व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ ईंट पत्थर से निर्मित घर ही नहीं डगमगाए या डामाडोल हो जाते हैं, बल्कि कवि की अड़िग रहने वाली मनोस्थिति भी डगमगा जाती है। परंतु इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कवि पूरी तरह से हार नहीं मानते हैं और अपने हृदय में विनाश के बाद निर्माण की आशा का एक दीपक जलाते हैं और उसी आशा रूपी पक्षी से पूछते हैं कि अब तक तू कहाँ छिपा था। इस आशा रूपी पक्षी के कारण ही कवि इन विपरीत परिस्थितियों से निकलकर आकाश की सफलता को छूने की बात करता है, जिस पर वह गर्व कर सकता है। इसलिए बच्चों, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, तुम कभी भी नहीं डगमगाना और हमेशा साहस से आगे बढ़ते चले जाना। अब हम पढ़ेंगे चौथी पंक्ति और इसके लाइन्स हैं। नीड़ के निर्माण फिर, नेह के आह्वान फिर, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। अब हम पढ़ेंगे इसका शब्दार्थ। क्रुद्ध मतलब क्रोधित, नभ मतलब आकाश, वज्र दंतों मतलब बिजली या कठोर दांत, उषा का मतलब है सवेरा, घोर मतलब भीषण,
गर्जनमय का मतलब है बादलों की गड़गड़ाहट। गगन का मतलब है आकाश। खगपंक्ति मतलब पक्षियों का समूह। और कंठ का मतलब है गला। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि विपरीत परिस्थितियों में भी आशावान बने रहने का संदेश मानव को देते हैं। अब इसका व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्रकृति से उठे आंधी तूफान की तुलना नभ के कठोर दांतों से की है। वे कहते हैं कि मानो आकाश पूरा क्रोधित हो गया है और अपने वज्र के समान दंतों से भी पूरी पृथ्वी को निगलने वाला है। ऐसी परिस्थिति में कवि उस उषा की रोशनी की तरफ देखता है जो इस अंधेरे को पूरी तरह से समाप्त कर देगी और अपने साथ खुशियाँ लाएगी। इस गर्जनमय आकाश में फिर से पक्षियाँ कतारों में सजकर विनय की गीत गाएगी। कहने का भाव यह है कि परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो क्यों न हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में सब अच्छा होगा, यही आशा अपने अंदर बनी रहनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। इसका कहने का ये मतलब है कि यदि एक बार हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस चीज़ को छोड़ दें, मगर हम मुसीबतों का सामना करके उस चीज़ को प्राप्त करने का पूरी तरह से हम अपना आवाज़ नहीं छोड़ें। हमें जो है आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, हमें आशावान बनना चाहिए। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब हम चलते हैं 5वीं पंक्ति की ओर और इसके लाइन्स हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज ही पवन 49 को नीचा दिखाती है। अब हम जानेंगे इसका शब्दार्थ। तिनका का मतलब है सूखी घास का टुकड़ा। पवन 49 मतलब तीव्र हवा, तीव्र गति से चलने वाली हवाएं। सहज का मतलब है आसान। नीचा दिखाती मतलब अपने से छोटा मानना। अब हम जानेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि चिड़िया के जूझारूपन का संदेश देता है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कवि पक्षियों से जूझारूपन के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब प्रकृति में उठे आंधी तूफान ने उसके घोंसले को नष्ट कर दिया, चिड़िया के घोंसले का नष्ट कर दिया, तब भी वह विनाश नहीं होती है और अपने चोंच में तिनका लेकर फिर से घोंसले का निर्माण में जुट जाती है। लेकिन इस समय भी मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती है और तिनका लाते समय उसको सामना तीव्र गति से चलने वाली हवाओं से होती है। लेकिन चिड़िया हार नहीं मानती है और अपने चोंच में तिनका लिए पवनों के विपरीत दिशा में उड़ती है और उन्हें नीचा दिखाती है। कहने का अर्थ यह है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर साहस है तो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमेशा आगे पढ़ने और विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ने का हमेशा सोच रखा करो। अब हम आते हैं लास्ट पंक्ति में। नाश और लाइन से, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय के निस्तंभता से
सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। सबसे पहले हम जानेंगे इसका शब्दार्थ। प्रलय का मतलब होता है नाश, निस्तंभता मतलब सन्नाटा, नवगान मतलब नया गीत, नाश मतलब ख़त्म, दबता मतलब अंत होना, सृष्टि का मतलब है निर्माण या बनाना। प्रसंग पुनर्निर्माण की प्रकृति का नियम है। यही संदेश कवि लोगों को इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं। व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि दुख और सुख, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह हमेशा के लिए टिक नहीं सकता है। एक न एक दिन उसका अंत होना ही है। वह कभी भी निर्माण के सुख को नहीं दबा सकता है। निर्माण की प्रक्रिया को दोबारा शुरू होना निश्चित है। भले ही आंधी तूफान चिड़िया के घोंसलों को क्यों न उड़ा दे, पर चिड़िया के घोंसले का पुनः निर्माण निश्चित है। उसी प्रकार यदि पूरे संसार में प्रलय भी आ जाए, तब भी इस सृष्टि को पुनर्रचना अवश्य होगी। इस पोयम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि जो है हमें आशा रूपी होने का संदेश देते हैं और वे कहते हैं कि हमें हमेशा जो है आशा रूपी होना चाहिए। हमें कभी भी जो है हमें कभी भी जो है मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए। अब बच्चों, हम आपको इसके ऊपर एक प्रश्न बताते हैं। नीड़ का निर्माण फिर कविता के माध्यम से कवि लोगों को क्या संदेश देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं चिड़िया के उदाहरण देकर कवि लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। तो इसमें आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी एक आशावादी प्रेरणादायक कविता है। वो श्यामा की पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद वे निराश और हताश हो गए थे और उसी निराशा से निकलते समय आपने अनुभवों के माध्यम से लोगों को विपरीत परिस्थितियों में निराश ना होकर उस विपरीत परिस्थितियों को डट कर सामना करना चाहिए। यही संदेश लोगों को देते हैं। वे अपनी कविता में एक चिड़िया के विषय से बताते हैं, एक चिड़िया के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह प्रकृति में उठे आंधी तूफान ने तिनकों से निर्मित घोंसला का नाश कर दिया, परंतु फिर भी चिड़िया हार नहीं मानती है और अपने घोंसले से पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में जुट जाती है और तीव्र गति से आती हवाओं के विरुद्ध उड़कर फिर से अपने घोंसलों का निर्माण करती है। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भी विपत्ति आ जाए तो उसे उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें जो है उस काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए। यही संदेश कवि जो है इस कविता के माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर कविता का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, नीड़ का निर्माण फिर जिसने हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, वह एक आशावादी प्रेरणादायक कविता है
और इसमें भी जो है हम अपनी विपरीत परिस्थिति में निराश न होकर अपना काम जो है आशा रूपी करने का संदेश कवि देते हैं कि चाहे जितनी भी मुसीबत हो, जो भी मुसीबत आए, हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए। सो बच्चों, मुझे आशा है कि ये कविता आपको समझ में आ गया होगा और इस कविता को आप पढ़िए, पूरा शब्दार्थ अच्छी तरह से जानिए और इसका जो है आप क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ये एक आशा रूपी कविता है और यह कविता हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ये प्रेरणादायक कविता है कि जिस तरह से पक्षी, जिस तरह से चिड़िया एक एक तिनका लेकर अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में एक एक मुसीबतों का सामना बहुत साहस से करनी चाहिए। और चलो बच्चों, अब हम ये कविता बंद करते हैं। हम आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।